ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले। कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन के क्वेश्चन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व करते हैं और उसके हिसाब से फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। सर ऑप्शन बी। हाँ सही है, ऑप्शन बी आंसर है इसका। यस ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ क्ले बॉल ऑफ मास m एंड स्पीड v। तो हमारे पास एक बॉल है, इसका मास m है और स्पीड v है। स्ट्राइक्स अनदर मेटल बॉल ऑफ सेम मास m विच इज एट रेस्ट। इसका मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ये इससे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद दे स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है ये दोनों बॉल साथ में मूव करेंगे। दे स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। लेट्स से इनका टुगेदर जो मूव कर रहे हैं, इनका स्पीड v हो गया, मास कितना हो गया m प्लस m, 2m हो गया मास, राइट। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so momentum conserve कर लेंगे। by conservation of momentum we have mv plus m into 0 is equal to 2m into capital V. So mv is equal to 2m into capital V. m और m cancel हो गया। So capital V is v by 2, first equation of। अब हमें कह रहा है कि the kinetic energy of the system after collision. So kinetic energy after collision is equal to half into total mass 2m हो गया v square. So this is half into 2m into v by 2 का whole square. 2 और 2 कट गया. So this is mv square by 4. So this is option B. Answer is option B. Clear बच्चों? यस यस सर। नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए।
एक मिनट बच्चों। ऑप्शन ए है आंसर। कैसे आता है इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बाउंसेस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। The speed of the ball just before reaching the floor u1 is equal to speed just after leaving contact with the floor u1 is equal to u2। let's say ये हमारा है बॉल, ये नीचे जब आ रहा है, आके यहाँ पे जब टकराया जिस स्पीड से u1, और उसके बाद बाउंस बैक करके जिस स्पीड से गया वो u2, तो u1 इज इक्वल टू u2 दे रखा है। ठीक है, तो जब ये नीचे आ रहा है और जब ये ऊपर जा रहा है, दो कंडीशंस है। सो द corresponding magnitudes of acceleration are denoted respectively by a1 and a2। तो जब ये नीचे आ रहा है acceleration a1, ऊपर जा रहा है acceleration a2। The air resistance during motion is proportional to the speed and is not negligible if g is acceleration due to gravity। तो देखो ये क्या है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। मान लो एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट। तो प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो जब ये नीचे आ रहा है मान लो, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी हाइट पे जो स्पीड से नीचे आ रहा था उसी स्पीड से मान लो ऊपर जा रहा है ना। सो यहाँ पे मान लो v स्पीड से नीचे आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स होगा ये इसको अपोज करेगा, एयर रेजिस्टेंस, वो k इंटू वी हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक इसका वेट होगा mg नीचे के तरफ, राइट। यहाँ पे वेट हो गया mg नीचे के तरफ, और एक रेजिस्टिव फोर्स kv ये भी नीचे के तरफ हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर इस वाले में देखोगे फर्स्ट वाले कंडीशन में, सो ma1 इज इक्वल टू mg माइनस kv हो गया, और दूसरे केस में ma2 इज इक्वल टू mg प्लस kv। ठीक है, सो mg प्लस kv इज इक्वल टू ma2 है इस वाले केस में। ठीक है ना, नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो पूरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा, मोशन ऊपर हो रहा है बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है। सो अब यहाँ पे a1 को देखोगे तो दिस इज g माइनस के वी बाय एम, और यहाँ a2 इज इक्वल टू g प्लस के वी अपॉन एम। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि a2 इज ग्रेटर देन a1। यहाँ g माइनस समथिंग है, ये g प्लस समथिंग, सो a2 विल बी ग्रेटर देन a1। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Next question.
So option A. ऑप्शन ए नहीं है, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। मैंने 2009 का पेपर तुम्हें भेज दिया है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है इसमें, which of the following statement is true about the flow of electrons in an electric circuit? So यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ किधर होता है? सो जिधर करंट फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और करंट किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर तुम कोई सर्किट बनाओगे, ठीक है, सो आउट सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें दो ऐसे ऑप्शंस हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल, दो ऑप्शंस हैं, बट तुम ये देखो कि ये करंट यहाँ पे लोअर टू हायर जो जा रहा है ना, करंट जो है हायर टू लोअर बाहर जा रहा है, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा। बट ये बैटरी के अंदर जो सोर्स है, पावर का जो सोर्स है, उसके अंदर देखो करंट क्या है? लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एक्सेप्ट थ्रू द पावर सोर्स, पावर सोर्स में वो हायर टू लोअर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। Yes, sir. 19th वाला ट्राई कीजिए। Sir, option D. ऑप्शन डी है बेटा सही आंसर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बोट क्रॉसेस अ रिवर, क्रॉसिंग अ रिवर मूव्स विद अ वेलोसिटी v रिलेटिव टू स्टिल वाटर, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन है बेसिकली ये। द रिवर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी v/2 विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक, द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन with which the boat should move to minimize the drift। minimize the drift मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और उसको बोट को पहुंचना है यहाँ, तो वो किस एंगल पे जाएगा कि वहां पे पहुंचे? तो हम लोग को पता है ये एंगल थीटा है मान लो, है ना, और ये इधर
ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो बेसिकली इसको अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हम लोग को दे रखा है v/2, मतलब ये हो गया v/2, और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, स्टिल वाटर में, ये हो गया हमारा v। तो ये v/2 है, ये v है, हम लोगों को थीटा एंगल निकालना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब v/2 डिवाइडेड बाय v, तो 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। थीटा अगर ये 30 डिग्री हमें निकालना है एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन, मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, यहां से लेके यहां तक निकालना है। सो एंगल with the direction of flow is equal to 90 plus 30, which is equal to 120 degree. Option D. Clear, bachcho? Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से हो रहा है या बताऊं? देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये 2 मार्कर वाला है ना, 2 मार्कर वाले जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो पहले कर रहे थे वो 1 मार्कर वाले थे। तो आपके जो आपको पता ही है कि जो 1 मार्कर है वो 15 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर होंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो है 5 क्वेश्चन 2 मार्कर होगा। सो ये जो 2 मार्कर वाला है क्वेश्चन, अब इसमें क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन n identical resistors are connected in parallel, ठीक है। तो ये देखो n identical resistors हैं, they are connected in parallel, है ना, and n is greater than 1 and the combination is connected in series to another resistance R0. In the adjoining circuit, दूसरे वाले सर्किट में क्या हुआ, ये मान लो पहला केस है। सेकंड केस में क्या हुआ कि ये सारे रेजिस्टेंसेस इन द एडजॉइनिंग सर्किट, n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज along with the resistance R0. The battery in both the circuits are identical, मतलब दोनों में बैटरी सेम है, E ही लगा हुआ है, and net power dissipated in the n resistors in both circuit is same, the ratio R0 by R. तो हम लोग को पावर डिसिपेटेड इन द n रेजिस्टर्स हम लोग को निकालना है, n रेजिस्टर में जो पावर डिसिपेट हुआ वो निकालना है। तो n रेजिस्टर में पावर डिसिपेट निकालने के लिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फर्स्ट केस का हम लोग कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट केस का हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें पूरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, उसका r बाय n हो गया प्लस ऑफ R0, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं nR0 प्लस ऑफ R डिवाइडेड बाय n, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। करंट इसमें अगर हम लोग करेंगे I1 इज इक्वल टू, सो करंट I1 इस केस में right, so current I1 is equal to E upon R equivalent, E divided by nR0 plus R divided by n, so E into n divided by nR0 plus R.
पावर P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इनटू, और ये पैरेलल में क्या कह रहा है कि जो पावर डिसिपेटेड इन एन रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाय एन है, तो I1 स्क्वायर इंटू R बाय एन कर देंगे तो ये P1 निकल जाएगा, पावर डिसिपेटेड इन एन रेजिस्टर्स. सो दिस इज पावर डिसिपेटेड in n resistors. ठीक, so this is equal to En by n R naught plus R का whole square into R by n. ठीक है, so this is equal to n square E square R divided by n R naught plus R का whole square, और n ये कैंसिल हो गया, एक n बच गया यहाँ पे, so n E square by R, so this is n E square R divided by n R naught plus R का whole square. ये फर्स्ट हो गया. अब सेकेंड केस में अगर हम बात करें, सो जो R इक्विवेलेंट है, दिस इज n रेजिस्टेंसेस सीरीज में n R प्लस R नॉट हो गया. I2 जो करंट है E डिवाइडेड बाय n R प्लस R नॉट हो जाएगा. पावर P2 इज I2 स्क्वायर इंटू एन आर, क्योंकि n रेजिस्टेंसेस में निकालना है हमको पावर डिसिपेटेड, तो यहाँ n रेजिस्टेंस में n इंटू आर हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू एन आर, तो मतलब E स्क्वायर एन आर बाय एन आर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर. ठीक, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर n रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस. अब पावर डिसिपेटेड इन n रेजिस्टर इन बोथ द सर्किट इज सेम, सो दोनों का पावर डिसिपेटेड सेम है फ्रॉम 1 and 2. वी नो दैट सिंस P1 इज इक्वल टू P2, तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे E स्क्वायर एन आर बाय एन आर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर, E स्क्वायर एन आर एन आर नॉट प्लस आर का होल स्क्वायर. E स्क्वायर एन आर कट गया, सो इससे आ जाएगा एन आर नॉट प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा एन आर नॉट प्लस आर इज इक्वल टू एन आर प्लस आर नॉट. ठीक है, सो ये हो जाएगा n माइनस 1 आर नॉट इज n माइनस 1 आर, और आर नॉट इज इक्वल टू आर. तो हम लोग को आर नॉट बाय आर का रेशियो निकालना है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो ऑप्शन ए था ना. अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाली चीज ही है ना. 10th में ये सब चीज पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन बेटर था. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है. तुम लोग को हम 2 साल का भेज दिए हैं पेपर, 2009-2010. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझा दें पहले तुम्हें. A firecracker is thrown with a velocity of 30 meter per second.
in a direction which makes an angle of 75 degree with the vertical axis. तो वर्टिकल एक्सिस से 75 डिग्री पे एक फायर क्रैकर को हमने फेंका, ठीक है। ये जो एंगल वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो 75 डिग्री, ठीक है। और इनिशियल स्पीड u is equal to 30 meter per second. At some point on its trajectory, the firecracker splits into two identical pieces in such a way that one piece falls 27 meter far from the shooting point. Assuming that all trajectories are contained in the same plane, how far will the other piece fall from the shooting point? तो अब देखो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया। एक इसको जब हम ये जो फायर क्रैकर ब्रेक किया, वन पीस फॉल्स 27 मीटर फार फ्रॉम द शूटिंग पॉइंट। अब वो शूटिंग पॉइंट से एक तो यहाँ पे आ सकता है, दूसरा इस तरफ आ सकता है। दोनों तरफ ये 27 मीटर वैलिड होगा, क्योंकि शूटिंग पॉइंट से 27 मीटर इधर और इधर दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे मान लो ये ब्रेक किया, ब्रेक करके उसका एक पार्ट इधर आ गया या फिर एक पार्ट इधर आ गया, दूसरा पार्ट जो है ये कहीं यहां पे आके गिरा या फिर कहीं यहां पे आके गिरा। मतलब अगर हम लोग ये केस लेंगे कि पहला पार्ट इस पॉइंट पे आया है तो दूसरा पॉइंट इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करना है। उसी तरह ये पार्ट अगर यहाँ पे लेंगे तो इसका पोजीशन इधर लेना पड़ेगा कहीं पे। इसीलिए ये दो पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में, दो दो पोजीशन जो दिया हुआ वैल्यू उसके वजह से दिया हुआ, ठीक है। अब कर लोगे तुम लोग? तो ये जो आइडेंटिकल था ना, ये 2m मास का था, इसका मास m हो गया, इसका मास m हो गया, यहाँ पे इसका मास m हो गया, इसका मास m हो गया। दो केस लेना है। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे ये क्या हो जाएगा, 27। सर ऑप्शन सी है क्या आंसर? 67 का ऑप्शन नहीं, सी नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आंसर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -27,0, ये 27,0। ये हम लोग पहले तो रेंज निकाल लेते हैं इसमें, है ना। रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, u² sin 2θ बाय जी। भाई ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो u² मतलब 30² इंटू साइन 2θ, 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हमारा 10 है, सो दिस इज 900 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 10, सो 90/2 कितना हो गया, 45 मीटर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 45,0। और ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, ठीक है। और तो जो अगर हम लोग यहाँ पे 27,0 लेते हैं तो इसका डिस्टेंस x ले लो और इसका डिस्टेंस y ले लो। तो हमें पता है m इंटू ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 45 माइनस 27, 18 हो जाएगा। सो m इंटू 18 इज इक्वल टू m इंटू x, या फिर अगर ये डिस्टेंस लोगे तो 45 प्लस 27, दूसरा इक्वेशन तुमको आएगा m इंटू 72 इज इक्वल टू m इंटू y। तो इससे देखो ये m कट गया, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 आ गया और y इज इक्वल टू 72 आ गया। अब देखो तुमको तो पोजीशन कहाँ से बताना है, हाउ फार विल द अदर पीस फॉल फ्रॉम द शूटिंग पॉइंट से बताना है, इस पॉइंट से बताना है। तो उसमें एक में 45, दोनों में 45 ऐड कर दो, तो तुम्हारा जो शूटिंग पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा 18 प्लस 45, 18 प्लस 45 63 हो गया, और दूसरा 72 प्लस 45
117 हो गया, तो 63 और 117 क्लियर है? Yes, sir. हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A block of mass m is sliding down an inclined plane with a constant speed. तो यही पे कैच है, जैसे ही बोला कांस्टेंट स्पीड, है ना, मतलब कि ये इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। Now at a certain instant t naught, its height above the ground is h. मान लो t naught पे इसका height h है। The coefficient of kinetic friction between the block and the plane is mu. यहाँ पे coefficient of friction mu है। If the block reaches the ground at a later instant tg, मान लो ground पहुंचेगा तो time tg भी पहुंचा, then the energy dissipated by friction in the time interval tg minus t naught is equal to, देखो by work energy theorem, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जब कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जितना यहाँ पे होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइनल पोजीशन पे होगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी के चेंज में 0 हो गया चेंज, तो वर्क डन 0 होगा। मतलब वर्क डन यहाँ पे दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक फ्रिक्शन की वजह से और एक ग्रेविटी की वजह से। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, है ना। हम लोग को निकालना है एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgh, ठीक है। सो दिस इज mgh, सो माइनस mgh हो गया। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, एक मिनट बच्चों, हेलो, यस, सॉरी बच्चों। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस mgh। तो ये कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड विल बी द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जो हम दिए भेजे हैं अभी जो दोनों पीडीएफ्स, उसको अच्छे से कर लेना।